तो बच्चा लोग कैसे हो? होप करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर, जो कि मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन फंक्शन में हाफ मैंने आपको बता दिया था और हाफ जो बचा हुआ है उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट आपके सामने देखने को मिल रहा है। टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहा है कि टोटल प्रोडक्ट होता क्या है। इसके पीछे तक मैंने बता दिया था आपको। अब हम टोटल प्रोडक्ट से आते हैं। एक सिंपल सा फैक्टर है, तुमसे कहा है कि total product is the sum total of output of each unit of a variable factor used in the process of a production, total return to of a variable factors। अब इसमें देखो क्या कहा है कि टोटल प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्शन। मैंने तुमको शुरुआत में बताया था कि दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है फिक्स फैक्टर, एक होता है फिक्स फैक्टर और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। एक होता है क्या? एक होता है वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो हमको पता है कि फिक्स फैक्टर हमारा कांस्टेंट है। जब तक ये शॉर्ट रन में ये कांस्टेंट है, जब तक आप एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। 10 लाख की फैक्ट्री बनाओ, 1 करोड़ की बनाओ, 2 करोड़ की बनाओ, 3 करोड़ की बनाओ, वो कांस्टेंट है। वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब हो गया, वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब कि आपने लेबर कितना इस्तेमाल किया, आपने लेबर कितना इस्तेमाल किया। तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील कर रहे हैं, तो हमको सिर्फ सिर्फ किस में डील करना है? वेरिएबल्स में डील करना है। यानी हमको सिर्फ लेबर का देखना है कि कितने लेबरों का इस्तेमाल करके हम सेम फैक्ट्री में, मतलब कि जो सेम फैक्ट्री हमारी लगी हुई है उसमें हम कितना प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब जैसे मैंने तुमको यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पे मैंने दिखा है, देखो 10 12 15 12 10 6 टोटल 65 यूनिट। मतलब कि एक फैक्ट्री जो है हमारे पास पड़ी हुई है, एक फैक्ट्री हमारे पास पड़ी हुई है, एक फैक्ट्री जो पड़ी हुई है, एक मशीन है, फैक्ट्री है, जो भी आप कह सकते हैं, उसमें अगर हम एक लेबर का इस्तेमाल करते हैं, फिर 2 लेबर का इस्तेमाल करते हैं, फिर 3 लेबर का इस्तेमाल करते हैं, हम फिर 4 लेबर का इस्तेमाल करते हैं, हम 5 लेबर का इस्तेमाल करते हैं, 6 लेबर का इस्तेमाल करते हैं, 7 लेबर का इस्तेमाल करते हैं, यानी सेम फैक्ट्री में हम वेरिएबल फैक्टर्स, मतलब हम अपने लेबरों को बढ़ा के कितने आउटपुट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसको कहा जाता है टोटल प्रोडक्ट। यहां पे तुम्हारा जो फिक्स्ड फैक्टर है, यानी जो तुम्हारा फिक्स फैक्टर है वो तुम्हारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? चेंज इन द टीपी व्हेन वन मोर ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड, फिक्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। फिक्स फैक्टर तुम्हारा कांस्टेंट है जब तुम एक मोर वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करते हो। अब मोर वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करने का मतलब क्या हो गया? देखो, अब मैं तुमको एक पूरा का पूरा टीपीएमपी को पूरा का पूरा समझना कि कैसे काम करता है। तुमको मार्जिनल प्रोडक्ट बोला है कि वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब वेरिएबल फैक्टर मैंने तुमको समझाया था कि ये डिनोट करता है हमारे लेबर, हमारे किसको डिनोट करता है? हमारे लेबर को। अच्छा, एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर किस में यूज करते हैं? हमारे टीपी में, यानी टोटल प्रोडक्ट में। अब इसको समझने की कोशिश करना है कि ये काम कैसे करता है। मान लो कि मेरे पास लेबर है, मेरी फैक्ट्री एक ही है, एक ही फैक्ट्री, हम मानते हैं कि मेरे पास एक ही फैक्ट्री है भाई। एक ही फैक्ट्री में मशीन एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक कांस्टेंट फैक्टर जोड़ के रखा है कि हाँ भाई मेरा उसमें एक ही मशीन लगी हुई है, एक ही मेरे पास फैक्ट्री है, उसकी मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी हमारी मानते हैं कि 10 लेबर उसमें काम कर सकते हैं या उससे ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं लेबर जैसे बात करता हूं कि एक लेबर जो तुम्हारा है, एक लेबर जो है वो 10 यूनिट तैयार करता है, एक लेबर जो है वो 10 यूनिट तैयार करेगा। 2 लेबर आएंगे तो ये 15 यूनिट तैयार करेंगे। 3 लेबर आएंगे तो ये 12 यूनिट तैयार करेंगे। 4 लेबर आएंगे तो ये भी 12 यूनिट तैयार करेंगे। 5 लेबर आएंगे तो ये 10 यूनिट तैयार करेंगे। अब तुम ये बोलो कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? हम लेबर तो बढ़ा रहे हैं बट हमारी क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है, मतलब टोटल प्रोडक्शन तो हमारा नहीं बढ़ रहा है।
अच्छा, टोटल प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि इन सब का टोटल, यानी एक लेबर के बनाने के 10 यूनिट, 2 लेबर बनाए 15 यूनिट, 3 लेबर बनाए 12 यूनिट, 4 लेबर बनाए 12 यूनिट, 5 लेबर बनाए 10 यूनिट। ये टोटल जो तुम्हारा निकला, ये जो तुम्हारा टोटल यहां तुमको देखने को मिल रहा होगा, इन सभी को ऐड कर दो। इन सभी को तुमने ऐड कर दिया, ये तुम्हारा आ गया टीपी। ये तुम्हारा क्या आ गया? टीपी आ गया। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारा क्या आ गया? टीपी आ गया। अब इनको जोड़ दो तो 15, 5 2 6, 5 2 7 2 9, यहां 9 आ गया, और 1 2 3 4 5, यानी 59 यूनिट्स। 59 यूनिट्स टोटल प्रोडक्ट तुम्हारे तैयार हुए 5 लेबरों के इस्तेमाल से, यानी यहां पे लेबर यूज हुए 5। हमारे कैपिटल 1 हम मान के चल रहे थे कि हमारा कैपिटल 1 लगा हुआ है। फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बता दिया था, क्यूएक्स इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर का आपका 5 यूनिट था, कैपिटल आपका 1 था, और टोटल प्रोडक्ट आपने 59 यूनिट तैयार करके रख दिया 5 लेबरों का इस्तेमाल करके। अब जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये कहता है कि 1 मोर यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर, मतलब कि जैसे ही आप एक लेबर से दूसरे लेबर पे आप जाते हैं तो आपकी कमोडिटी का कंजम्पशन है बढ़ाने का, जो कमोडिटी आप प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें कितनी बढ़ोतरी हो गई। मतलब कि एक लेबर से दूसरे लेबर पे जैसे ही गए तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं एमपी। इसका एक फॉर्मूला तुमको दिया है तुम्हारे पेपर में या तुम्हारी शीट में, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। ये जो तुम्हारा एन होगा, एन होगा, तो जिस पे तुमको निकालना होगा वो तुम्हारा एन होगा, और जिसके साथ निकालना होगा वो उसके ठीक ऊपर होगा, यानी एन माइनस 1। अगर हमको 2 यूनिट का निकालना होगा तो दूसरे यूनिट पे हमारा टीपी एन होगा, ये एन वाली वैल्यू होगी, और इसके ऊपर ये हमारी एन माइनस 1 वाली वैल्यू होगी। ये याद रखिएगा। तो एमपी जिस पे भी निकालना हो, अगर मुझे 4th यूनिट पे निकालना होगा तो 4th यूनिट पे हमारा एन होगा तुम्हारा क्या? 12 यूनिट, और इसके ऊपर चले जाओगे तो ये कहलाएगा एन माइनस 1 यूनिट। इसी को कहते हैं एमपी। मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि एक लेबर जैसे ही मैंने बढ़ाया, मेरे टोटल प्रोडक्शन जो हमारी थी उसमें कितना अंतर आ गया, उसी को मार्जिन कहा जाता है। मार्जिन, कितने मार्जिन से तुम बढ़ गए, यानी एक लेबर 10 यूनिट बना रहा था, दूसरा लेबर आया तो 15 यूनिट हुआ, तो जो 5 का मार्जिन हुआ इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, कि कितने मार्जिन से तुम उस पार्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट में बढ़े हो। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका एमपी। टीपी का मतलब आपको मैंने बता दिया था कि टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट यहां पे आ गया आपका, ये आपको देखने को मिल ही रहा है, ये टोटल प्रोडक्ट है। और हमारा एमपी का मतलब हो गया कि जिस भी यूनिट का निकालना होगा उस यूनिट का एन, मतलब उस यूनिट का नंबर ऑफ कमोडिटी, माइनस एन माइनस 1। ये फॉलो अप करेगा किससे? टीपी के, मतलब टोटल प्रोडक्ट के साथ। बात समझ में आ रही है? अब अगला आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या कहता है? रिफर्स टू अ फिजिकल आउटपुट और यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्शन। नाम से ही तुमको समझ में आ रहा है कि एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय तुम्हारा जो भी कमोडिटी होगा उसके हिसाब से तुमको एवरेज निकालने के लिए बोल दिया कि तुम एवरेज निकालो। मतलब कि अगर हमारे पास टोटल प्रोडक्ट 100 दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्ट 100 दिया हुआ है हमारे पास, टोटल प्रोडक्ट 100 दिया हुआ है, तो भाई कितने लेबरों से, अगर मैं 10 लेबरों से बात करता हूं तो एवरेज प्रोडक्ट मतलब एक लेबर एक फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर कितने कितने यूनिट्स को तैयार कर रहा है। एक वेरिएबल फैक्टर कितने यूनिट को तैयार कर रहा है। एक लेबर 100 यूनिट तैयार कर रहा है तो 10 लेबर कितने यूनिट तैयार करेंगे? 1000। एक लेबर 10 यूनिट तैयार कर रहा है तो 10 लेबर कितने तैयार करेंगे? 100। तो ये हो गया एवरेज। सिंपल सा एवरेज का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आपके वेरिएबल फैक्टर्स। बात समझ में आई? तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है, रिफर्स टू अ फिजिकल आउटपुट और यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्शन, ठीक है। पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, एक एक यूनिट की बात कर रहा है, यानी एक वेरिएबल फैक्टर तुम्हारे कितने प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है, इसको याद रखिएगा। एक फॉर्मूला और मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं, इसको याद रखिएगा। टोटल प्रोडक्ट ऑफ अ कमोडिटी, ऑफ अ कमोडिटी, इसको याद रखिएगा, ये मेरी तरफ से है।
टोटल प्रोडक्ट ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी एक फैक्टर में कितना, मतलब कि टोटल प्रोडक्ट बनाने में कितने फैक्टर्स का इस्तेमाल हुआ, वेरिएबल फैक्टर्स का, फिक्स फैक्टर्स की बात नहीं हो रही है, कितने लेबर ने कितना सामान बनाया, इसी को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपका टीचर जानदार होगा, शानदार होगा और एकदम फटाकेदार होगा तो आपसे क्वेश्चन जरूर वो पूछेगा निगेटिव एमपी का, 1 नंबर से 2 नंबर में जरूर से जरूर वो पूछ सकता है क्या निगेटिव एमपी हो सकता है, पॉसिबल है कि मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा निगेटिव हो जाए? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है भाई। कैसे होगा, अब आप मुझे बताएंगे कि कैसे होगा। मैंने आपको एक यहां पे दिया हुआ है, ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा अगर एम्प्लॉयड कर देते हैं आप, जितनी आपको जरूरत है, अगर उससे ज्यादा लोग उसमें काम करने लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, वहां पे आपका एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव चला जाएगा। आगे मैं बताऊंगा, बट एक फ्लो में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। बड़े ही ध्यान से समझिएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब समझो इस बात को, देखो यहां खाली है, यही मैं समझा देता हूं। देखो, एक पीस ऑफ लैंड मेरे पास रखा हुआ है, एक पीस ऑफ लैंड मेरे पास है, ठीक है, 1 बीघा, 1 एकड़, 1 कट्ठा, 1 बिस्सा, जो आपको समझना है वो समझ लीजिए कि मेरे पास भाई एक पीस ऑफ लैंड है। मैक्सिमम इसमें हम बहुत ज्यादा अगर इसमें हम लोगों को काम करा सकते हैं तो हम 5 लोगों को काम करा सकते हैं। मैं मानता हूं कि 5 लेबरों के साथ ये मेरी मैक्सिमम इफिशियंसी है इस पार्टिकुलर लैंड से प्रोडक्ट को निकालने की। अब मैं शुरुआत करता हूं कि भाई चलो ठीक है, 1 लेबर लगाया, मैं देखा कि आउटपुट कम है, फिर मैंने 2 लेबर लगाए, फिर मुझे लगा कि आउटपुट कम है, फिर मैंने 3 लेबर लगाए, फिर मुझे लगा कि आउटपुट कम है, फिर मैंने 4 किया, फिर मैंने 5 किया, वैसे ही मैं लेबर बढ़ाता चला गया। अब क्या होगा कि जब ज्यादा से ज्यादा लेबर उस पार्टिकुलर यूनिट में काम करने लगेंगे तो उनकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, बातचीत ज्यादा होने लगेगी, ओवर पॉपुलेटेड जगह हो जाएगी, ओवर क्राउडेड हो जाएगी, काम से ज्यादा बातचीत होने लगेगी क्योंकि काम है कम, लोग हैं ज्यादा। जैसे सरकारी विभाग में होता है, ठूसे हुए हैं लोग, काम ही नहीं करना, पान खा के ठूक रहा, अब जाओ पूछने के सर ये वाला काम हो जाएगा तो कह रहे हैं कि उधर दे दिए, फट लिया, कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ओवर क्राउडेड एरिया होगी, अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें ठूसेंगे, आपको लगेगा कि भाई हम बहुत ज्यादा लोग उसमें डाल देंगे तो हमको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, तो ऐसे नहीं है, क्योंकि उस पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड की कैपेसिटी ही सिर्फ 5 लेबर को कंज्यूम करने की है। भाई वो कैपेबल ही तो 5 लेबर को कर सकता है, उससे ज्यादा उसमें ठूसोगे तो वो ऑब्वियस बात है उनकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, आधा मिला काम करेंगे, आधा मिला ऊपर बैठ के बीड़ी पिएंगे, ऐसे ही होता है। तो इफिशियंसी तुमको देखनी है कि तुम्हारे कैपिटल की इफिशियंसी क्या है भाई, जैसी तुम्हारी इफिशियंसी रहेगी वैसा तुम्हारा काम होगा, इफिशियंसी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा, इसी वजह से नेगेटिव एमपी होता है। ये आप एक दिन में बिजनेस में नहीं सीखते हैं, इसमें लगता है टाइम, और वो टाइम के साथ चीजों को आप समझ पाते हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको समझिएगा कि मेरे पास यूनिट ऑफ लेबर पड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया कि यूनिट ऑफ लेबर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट, एक लेबर जो है वो 50 यूनिट को तैयार करता है, ठीक है भाई, चलो ठीक है। 2 लेबर मिलके 90 यूनिट्स को तैयार करते हैं, वेल एंड गुड। 3 लेबर मिलके 120 यूनिट को तैयार करते हैं, और अच्छी बात है। 140, 150, 150। अब देखो छठवें लेवल पे मैं मैक्स चला गया हूं, यहां देख रहे हो, ये छठवें लेवल पे मैं मैक्स चला गया हूं कि 6 लेबर तक हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी 150 यूनिट की है, कि भाई 6 लेबर पे मैं 150 यूनिट तैयार कर सकता हूं। ये हमारी मशीन जो है ये इतने लोगों को होल्ड कर सकती है, इतने लोगों से काम ले सकती है, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे ही 7वां लेबर मैंने ऐड किया, देखो मेरी प्रोडक्टिविटी घट गई, मेरी प्रोडक्टिविटी कहां पे चली आई, 147 पे चली आई, यानी मेरा प्रोडक्शन 3 यूनिट से कम हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हैं, मान लो कि इस पे डैश दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे 40 यूनिट का, यहाँ पे 40 यूनिट का, भाई 90 है एन, क्योंकि ये एन मानना है, क्योंकि हमको यहां से निकालना है, ये एन हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा।
तो 90 माइनस 50 40 हो गया। अब 120 पे निकालोगे तो इसको n मानोगे, इसको n माइनस 1 मानोगे तो यहां पे हो गया 30। अब इसको भी n मानोगे, इसको n माइनस 1 मानोगे तो यहां पे 40 पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 20। इसको n मानोगे, इसको n माइनस 1 मानोगे तो 150 में से 140 गया, कितना हुआ 10। अब इसको n मान लिया, इसको n माइनस 1 मान लिया तो यहां पे कितना हो गया 150 माइनस 150 0। और जैसे ही मैंने अपनी प्रोडक्शन लिमिट की लिमिट जो थी उसको मैंने क्रॉस किया तो ये n हुआ, ये n माइनस 1 हुआ। अब मैंने n तुम्हारा 147 हुआ माइनस 150 तो तुम्हारा कितना आ गया 3 आ गया, ये भी माइनस में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे हमारा निगेटिव एमपी है, निगेटिव एमपी है। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एक लेबर कितना यूनिट तैयार कर सकता है भाई? एक लेबर यहां पे देखो, पहले लेबर पे तो ये 2 यूनिट को तैयार भाई 50 यूनिट ही तैयार कर रहा है भाई, 50 डिवाइडेड बाई 1। यहां पे आप करेंगे 90 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 2 45। यहां पे 120 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 3 40। 140 डिवाइडेड बाई 140 डिवाइडेड बाई 4 70 35। 150 डिवाइडेड बाई 150 डिवाइडेड बाई 5 150 डिवाइडेड बाई 5 0 और 3 30। 150 डिवाइडेड बाई 6 6 3 9 डिवाइड करो 6 3 9 दो बार गया 75 75 और ये 3 से डिवाइड करो 3 3 और ये हो गया 50 2 एक 25 25 और 147 को डिवाइड करो 7 से तो यहाँ पे हो गया 21। देख रहे हो एवरेज प्रोडक्ट जो तुम्हारा है पर यूनिट ऑफ आउटपुट तुम कितना बना रहे हो वो तुम्हारा एवरेज प्रोडक्ट होगा। एक बात ये भी याद रखना कि एवरेज जो प्रोडक्ट होता है ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है? कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि भाई कभी ना कभी कितना भी तुम लोगों को उसमें जोड़ लो, मतलब मैं कहूं कि मैं एक मशीन की कैपेसिटी 10 लोग की है, मैं उसमें 100 लोगों को भी ऐड कर दूंगा तो भाई कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वो तैयार करके देगा ही ना भाई, कुछ ना कुछ वो मशीन प्रोडक्ट बना के देगी, उन 100 लेबरों का भी इस्तेमाल करके वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो देगी ही ना, एक के ठो दे। भाई मैं कहता हूं कि वो मशीन सिर्फ एक ही यूनिट दे रही हो तो भाई एक यूनिट को भी तुम अगर तुम 100 से डिवाइड करोगे तो 0.001 आएगा ना, तो भाई ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है? अब एक आता है भाई तुम्हारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मैं ये तब से वही आपको समझाने की आप कोशिश कर रहा था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसी को कहते हैं व्हेन मोर एंड मोर, व्हेन मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स, क्या भैया? वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स कंबाइंड विथ फिक्स फैक्टर्स, कंबाइंड विथ फिक्स फैक्टर, कंबाइंड विथ फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर, a stage will come, a stage will come, a stage will come where MP may rise, but eventually starts declining, ठीक है? मैं वही तब से वही कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन उसी को कहते हैं कि व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स इज कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर, अ स्टेज विल कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। मतलब कि आपका जो मार्जिन है, मैंने आपको बताया कि भाई कैपेसिटी, अगर एक किसी मशीन की कैपेसिटी सिर्फ 10 आदमी को काम कराने की है, 10 आदमी को काम कराने की है, उसमें मैं 15 आदमी को घुसेड़ दूंगा, उसमें मैं 15 आदमी को घुसेड़ दूंगा तो मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, जो एमपी है, वो क्या करने लगेगी? वो डिक्लाइन करने लगेगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, उसकी लिमिट ही वही नहीं है, तो वो नहीं हो सकता है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्या एमपी राइज कर सकता है? क्या मैं एमपी को राइज करा सकता हूं? हाँ, करा सकता हूं, जब आप अपने फिक्स फैक्टर को, किसको? अपने फिक्स फैक्टर्स को
आप इंक्रीज कर दिए, मतलब कि आपके पास एक फैक्ट्री थी, आपने तुरंत दूसरी फैक्ट्री डाल दी, आपने तुरंत तीसरी फैक्ट्री डाल दी, आपने तुरंत चौथी फैक्ट्री डाल दी। तो क्या होगा, जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, उनके अंदर लोड ज्यादा बढ़ेगा, उनकी कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी, वो ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये बात है। अब ठीक है, अब रिलेशंस को हम समझते हैं कि रिलेशंस कैसे तैयार होते हैं। अब मैं एक यूनिट ऑफ लैंड ले लेता हूं जिसमें यूनिट ऑफ लेबर्स काम कर रहे होंगे। मैं एक यूनिट ऑफ लैंड ले लेता हूं जिसमें मेरे यूनिट ऑफ लेबर्स काम कर रहे होंगे। एक मेरे पास पीस ऑफ लैंड है जिसमें एक लेबर काम कर रहा है, टोटल प्रोडक्ट वो 2 तैयार कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मार्जिनल प्रोडक्ट इसका 3 है, यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट 3, मार्जिनल प्रोडक्ट भी 2 है। जैसे ही मैंने 2 लेबर को घुसेड़ा उसमें, उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी 5 हो गई और मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 3। ठीक है, फिर मैंने 3 लेबर को घुसेड़ा, 3 लेबर तुम्हारे कितने हो गए, 9 लोग, 3 लेबर जो थे वो मिलकर कितने प्रोडक्ट्स को तैयार किए, 9 प्रोडक्ट्स को तैयार किए। अब इसका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया भाई, इसका मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 4। ठीक, वैसे ही चौथे के साथ देखो, 4 लेबर मिलकर 12 यूनिट तैयार कर रहे हैं, 4 लेबर मिलकर 12 यूनिट तैयार कर रहे हैं। इसका एमपी कितना आ गया भाई, इसका एमपी आ गया 3। वैसे ही यहां पे देखोगे 4 का डिफरेंस आ गया 2, 4 का डिफरेंस आ गया 2, 15 का डिफरेंस आ गया 0 1, यहां भी 15 का डिफरेंस आ गया 0, यहां 14 का डिफरेंस आ गया -1। यही हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखो, यहां जब तक ये बढ़ रहा था एमपी, यानी 2 3 और 4, 2 3 और 4, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग एमपी। क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एमपी। इसी को कहा जाता है इंक्रीजिंग रेट टू अ फैक्टर, या इंक्रीजिंग रेट टू अ फैक्टर, यानी या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इसको याद रखिएगा। जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, यहां पे आपका बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप, ये आपका 2 से लेके 4 वाला, ये जो सुनेरियो है इसमें देखो 2 से लेके 4 वाला, इसमें बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया इंक्रीजिंग रेट रिटर्न टू अ फैक्टर। जैसे ही ये घटने लगा, मतलब कि 3 से लेके 1 तक, 3 से लेके 1 तक, मतलब 3 से लेके 1 तक आया, तो इसको कहते हैं डिमिनिशिंग एमपी। ठीक है, इसको कहा जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। और जैसे ही ये 0 हुआ, 0 से -1 हुआ, इसको मैंने कह दिया निगेटिव एमपी, यानी निगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपका एमपी बढ़े, जब भी आपका एमपी बढ़ेगा यानी इंक्रीज करेगा, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। जब भी एमपी आपका घटेगा, जब भी एमपी आपका क्या होगा, घटेगा, तो ये कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। जब आपका एमपी 0 हो या नेगेटिव हो, इसको कहेंगे नेगेटिव रिटर्न। इसको क्या कहेंगे हम, नेगेटिव रिटर्न कहेंगे। आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, देख लीजिए स्टेज 1 और स्टेज 2 में। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। हम्म, हम्म, देखो, 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 अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पे देखो दिया हुआ है, टीपी तुम्हारा दिया हुआ है, टीपी तुम्हारा दिया हुआ है, टीपी ये वाला है, इस वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में टीपी है, इस वाले ग्राफ में एमपी है। यहां पे तुम्हारा एमपी इंक्रीज कर रहा है, देखो एमपी इंक्रीज कर रहा है। तो जब एमपी इंक्रीज कर रहा है तो यहां पे तुम्हारा टीपी भी इंक्रीज कर रहा है, देखो टीपी इंक्रीज कर रहा है। यहां पे जब तुम्हारा टीपी मैक्सिमम पे है, एमपी मैक्सिमम पे है, तो यहां भी टीपी तुम्हारा क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। दूसरी स्टेज में जैसे ही एमपी डिक्लाइन करने लगा, एमपी डिक्लाइन करने लगा, टीपी बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है। अब अच्छा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना और डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना, इसको समझने की कोशिश करना।
ताकि तब तुमको समझ में आएगा। देखो इस वाले पॉइंट पे तुमको समझ में आ रहा होगा कि एमपी यहां पे बढ़ रहा है, 9 से 12 गया, 12 से 14 गया, 14 से 15, 14 से 15 आया, 15 से 15 गया। यहां तुमको देखने को मिल रहा है कि तुम्हारा एमपी तो इंक्रीज कर, टीपी सॉरी सॉरी टीपी इंक्रीज कर रहा है, बट इंक्रीज क्या कर रहा है, वो कम मार्जिन से इंक्रीज कर रहा है। जहां पे वो पहले उसका अंतर 2 3 4 हो रहा था, अब वो घट के 3 2 1 बढ़ तो रहा है बट डिमनाइज करके बढ़ रहा है। जहां पे वो 2 बढ़ रहा था, फिर अगला यूनिट यूज किया तो 3 बढ़ा, फिर अगला यूनिट यूज किया तो 4 बढ़ा। अब वो यहां पे क्या कर रहा है, अब जैसे ही यूनिट तुमने बढ़ाया वो अब 3 4 की जगह उसको 5 जाना चाहिए था, तो 5 पे नहीं गया, अब वो 4 से सीधे 3 पे आ गया। फिर जैसे ही 1 यूनिट तुमने बढ़ाई तो फिर 3 से लेके 2 पे आ गया। फिर जैसे ही तुमने 1 यूनिट बढ़ाई तो वो 2 से फिर 1 पे आ गया। फिर जैसे ही तुमने 1 यूनिट बढ़ाई वो 1 से 0 पे आ गया। तो इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। मतलब कि वो बढ़ तो रहा है बट उसका रेट घट रहा है। जैसे ही एमपी मैक्सिमम पे होगा, ये याद रखिएगा, जैसे ही एमपी आपका मैक्सिमम होगा, सॉरी टीपी आपका मैक्सिमम होगा, क्या मैक्सिमम होगा, टीपी आपका मैक्सिमम होगा, टीपी आपका मैक्सिमम होगा, एमपी आपका जीरो हो जाएगा, एमपी आपका जीरो हो जाएगा। और जैसे ही एमपी आपका नेगेटिव पहुंचा, जैसे ही आपका एमपी नेगेटिव पहुंचा, आपका टीपी डिक्लाइन करने लगेगा। टीपी क्या करने लगेगा, डिक्लाइन करने लगेगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, हम इसको चीजों को समझ चुके हैं। ठीक है भैया। अब आता है कॉजेज एंड इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या कॉजेज है जिससे हमारा इंक्रीज होता है, क्या कॉजेज हैं जिससे हमारा इंक्रीज होता है, ये चीज हमको देखनी है। पहला देखिए क्या दिया है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ अ फिक्स फैक्टर्स। हमारा जो टीपी है वो कब बढ़ेगा, जब हम अपने रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी जब हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ अ फिक्स फैक्टर, यानी जिस फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन कर रहे थे उस फैक्ट्री के मशीन्स का हम पूरा का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मशीन क्या हो रही है, फुलर यूटिलाइजेशन में हो रही है, मतलब कि पूरी तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ी सी भी कमी नहीं हमने छोड़ी, हमने थोड़ा सा भी ये नहीं छोड़ा कि नहीं भाई इसको हम कम इस्तेमाल कर रहे हो, हम उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक उसको खींच के लेके गए। दूसरा दिया है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीजिंग इन इफिशियंसी। मैंने क्या किया कि मैंने अपने लेबरों को डिवीजन कर दिया, भाई मैंने बांट दिया, मैंने काम को बांट दिया, मैंने काम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मैंने काम को डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने काम को डिवाइड किया, इसका मतलब कि जिसका जो काम था, मैंने सुपरवाइजर का काम सुपरवाइजर को समझा दिया, मैंने स्टाफ मेंबर्स का काम स्टाफ मेंबर्स को समझा दिया, मैंने लेबर का काम लेबर को समझा दिया। तो उससे उनकी इफिशियंसी इंक्रीज हुई, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, हमारा यूटिलाइजेशन यानी कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, मेकिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी हमारी इंक्रीज हो गई। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, कोऑर्डिनेशन जो थे किसके बीच में, फिक्स फैक्टर्स में और वेरिएबल फैक्टर्स में। किसके किसके बीच में, फिक्स फैक्टर्स में और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़ा था। अच्छा ये कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को समझना। मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक मशीन थी, मान लो कि तुम्हारे पास एक मशीन है। अब इसमें तुम क्या करोगे, इसमें वो वर्कर को इंस्टॉल करोगे या उस वर्कर से काम कराओगे जिसको उस पार्टिकुलर मशीन के बारे में जीरो जानकारी है, या उसको काम पे लगाओगे जिसको उस मशीन के बारे में 100% की जानकारी, उसी को लगाओगे जो उस मशीन को चलाना जानता होगा। तो जो उस मशीन को चलाना जानता होगा उसके बीच में और मशीन के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। बात को समझो, एक मोटरसाइकिल न चलाने वाले इंसान को तुम बाइक दे दो, उसको कहो कि जाओ तुम चला के ले आओ, वो कहीं ना कहीं ठोक देगा, कहीं ना कहीं अपना मुंडी फोड़वा लेगा, कहीं ना कहीं अपना हाथ तोड़वा लेगा। उसी हिसाब से फैक्ट्रीज में भी होता है, मशीन्स के साथ होता है, फिक्स फैक्टर्स के साथ होता है। एक अनाड़ी आदमी को तुम मशीन दे दोगे, वो मशीन बिगाड़ देगा, वियर एंड टीयर होगा, नुकसान होगा तुम्हारा। तो इस वजह से भाई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। दूसरा पॉइंट आ गया, कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या कॉजेज है जिससे हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है।
एक तो आता है फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स। फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारी मशीन में कोई खराबी आ गई, हमारे फिक्स फैक्टर में कोई खराबी आ गई, तो हम उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरे पास लेबर्स की शॉर्टेज हो गई तो मैंने लेबर्स को बढ़ाया नहीं। बात समझ में आ रही है? कोई लेबर की तबीयत खराब हो गई तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, उसकी जगह मैंने दूसरे लेबर को मंगा लिया, कोई दूसरे स्टाफ को मंगा लिया, और वो स्टाफ बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटिव नहीं है, वो स्टाफ अपने काम को लेकर फोकस्ड नहीं है, वो स्टाफ उस मशीन को चलाने नहीं जानता है, तो वहां पे वो नुकसान करेगा। इम्परफेक्ट फैक्टर सस्टेनेबिलिटी। अब इम्परफेक्ट फैक्टर सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि मुझे एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि मेरे फिक्स फैक्टर्स के साथ मेरे वेरिएबल फैक्टर्स का क्या कोऑर्डिनेशन है। मैंने तुमको शुरुआत में ही समझाया था कि एक अनाड़ी व्यक्ति को एक मशीन पर लगा दीजिए, वो सारी की सारी मशीन को तो खराब करेगा ही करेगा, आपके सामान को भी खराब करेगा और साथ में आपका टाइम भी लेके जाएगा। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, ठीक है। वर्कर आपका सब जानता है, मशीन के बारे में सारी जानकारी है, बट वो काम ही नहीं करना चाहता है, वो लस्ट है, एकदम लेजी है, वो आप उसको काम, बस वो आपके सामने काम करता है, आप चले जाते हैं, मशीन बंद करके अपना आराम से सोता है, ऊपर बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, उसको आपके प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि उसके और उस पार्टिकुलर मशीन यानी फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में जो आपने मशीन लगाई थी, जो आपने लेबर लगाया था, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। तो यहां पे ये आपका चैप्टर जो हो गया कंप्लीट। देखिए बेटा, अगर आपका टीचर बहुत अच्छा होगा, मतलब अगर टीचर आपके अच्छे होंगे, तो आपको क्वेश्चंस कहां कहां से बन सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है जो मैं भूल रहा था, एपी और एमपी के बीच का रिलेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। एपी और एमपी के बीच का रिलेशन याद रखिएगा। जब एमपी इंक्रीज करेगा, देखो यहां पे एमपी इंक्रीज कर रहा है, तो इस समय एमपी ज्यादा होगा। एमपी ज्यादा होगा किससे? एपी से। एमपी ज्यादा होगा एपी से। जब एमपी डिक्लाइन करेगा, जब एमपी डिक्लाइन करेगा, तो एमपी छोटा होगा एपी से। एमपी तुम्हारा जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है, बट एपी तुम्हारा कभी भी जीरो नहीं होगा, ना कभी नेगेटिव जाएगा। मैंने तुमको शुरुआत में ही बताया था कि चाहे 100 लेबर को भी अपनी मशीन्स में लगा दो, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो जीरो आउटपुट देंगे। 100 लेबर एक मशीन पर भी काम करेंगे तो एक यूनिट तो बनाएंगे ही बनाएंगे ना, एक 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 यूनिट तो वो तैयार करेगा ही करेगा 100 लेबर, तो वो 0.01 तो रहेगा ही ना, इतना प्रोडक्शन तो होगा ही आपका। आप कभी जीरो नहीं जा सकते, आप कभी नेगेटिव नहीं जा सकते एवरेज प्रोडक्ट में, ये याद रखिएगा। तो यहाँ भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला था, वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका टीचर बहुत अच्छा होगा तो कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है इस चैप्टर से, ये याद रखिए। कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। एक तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एकदम इससे क्वेश्चन बनना है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर से लेके 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपके लिए बनना ही बनना है, विदाउट एनी डाउट। लिख लीजिए, मोच छिलवा देंगे अपनी हम। दूसरा, 2 नंबर के क्वेश्चन से या 3 नंबर में आपको रिलेशन पूछ देगा टीपी से एमपी का या फिर एमपी से एपी का, एकदम लिख के ले लीजिए बिना डाउट के, एकदम क्वेश्चन पूछना है। 1 नंबर से 2 नंबर के क्वेश्चंस में फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस आना ही आना है, बिल्कुल विदाउट एनी डाउट, कहीं नहीं गया है। तो ये 3 चीजें अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इन 3 चीजों से क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, इससे ऊपर नीचे कहीं बनना ही नहीं है क्वेश्चन, ये मैं लिख के गारंटी दे दे रहा हूं आपको। और टीचर थोड़े से भी अगर लेडीज टीचर होंगी तो उनको आसान चीज चाहिए, मैं बता दे रहा हूं, उनको आसान चीज चाहिए। याद रखिएगा, वो आपको ग्राफिकल शीट्स दे देंगी। ग्राफिकल शीट्स का मतलब क्या होता है कि टीपी दे देंगी, एमपी निकालना होगा, एमपी दे देंगी, एपी निकालना होगा। बात समझ में आई? वो क्वेश्चन देखे होगा ना जिसमें यूनिट दिया होगा, लेबर दिया होगा, टीपी दिया होगा, कुछ पॉइंट्स मिसिंग होंगे, एमपी दिया होगा, कुछ पॉइंट्स मिसिंग होंगे, वो निकालने होंगे। 2-3 नंबर में वो क्वेश्चन आ ही जाता है। बाकी अगर आपके टीचर अच्छे होंगे तो यहां से ये 3 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, विदाउट एनी डाउट। आराम से 7-8 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा।
तो मैं आपसे कोशिश करता हूं कि मेरे अभी 216 सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज हिट करो यार, बढ़ाओ सब्सक्राइबर। ठीक है, बहुत साल मैं भी मतलब दे चुका हूं, इन द सेंस का मतलब ये है कि दिया हूं छोड़ छाड़ के इधर उधर, 6 महीना भी ठीक से नहीं पढ़ाया। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा हमारी मदद कीजिए, हमारा सपोर्ट करिए। और इस समय मैं 216 सब्सक्राइबर पे हूं, तो आई वॉन्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब मी। भाई यार, मैं भी बनूं, बड़ा क्रिएटर बनूंगा टीचर का, नाम उम होगा कि नहीं हमारा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए। कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप उसमें मुझसे बिल्कुल बेहिचक बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, किसी भी चैप्टर्स में आपको दिक्कत होगी, किसी भी चैप्टर में आपको समस्या होगी, मैं पर्सनल काउंसलिंग आपको दूंगा विदाउट एनी डाउट। इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ, जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो चीजें क्लियर ही रहेंगी, उससे ज्यादा कहीं ना आना है ना कहीं जाना है। तो प्लीज आप मुझे बिल्कुल कमेंट करें, बात करें, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पर्सनल कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सब सही दूध दही।